प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के भी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उस लेसन को हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट वर्णन करके बताएंगे, ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और जो लोग बिना भावे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन लोग का एक इंटरनल एग्जाम और बचा हुआ है, उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है। उस लेसन को भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आप लोग भी इंटरनल एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिखे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और आज के बाद आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा हर लेसन का, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का एक्सटर्नल एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो पीजी सेमेस्टर 1 के छात्र हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस है। उनका एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट निकल चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट है 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। ठीक है, जो तारीख दिया हुआ है उस तारीख से आप लोग पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर ले। ठीक है, अगर नहीं भरते हैं और आप लोग जो 14 तारीख है लास्ट डेट 14 मार्च, अगर उसके बाद भरते हैं तो 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको शुल्क देना होगा, विलम्ब शुल्क भी देना होगा। ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग को आप तय सीमा से पहले ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, जो आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे एम एन राय, जो एम एन राय है उसका उग्र मानवतावाद। ठीक है, कि एम एन राय का उग्र मानवतावाद क्या था और कितना महत्वपूर्ण है। इस लेसन से या इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो, इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उग्र मानवतावाद। ठीक है, एम एन रॉय का, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। और हर चैप्टर जो एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस लेसन को हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आप लोग चाहे बोलिएगा सर आप मुझे दे दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट देंगे। आप बोलिएगा मुझे डील करके बताए, तो पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताएंगे। चलिए विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। और आप लोग को एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम आप लोग को बहुत जल्द चैप्टर कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और जिस टैब से क्वेश्चन पूछेगा उस टैब से आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, उत्तर कुछ दीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक नंबर ही कट जाएगा। ठीक है, और आपका जो बिना भावी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसका एक इंटरनल एग्जाम और बचा हुआ पॉलिटिकल साइंस वाले लोग का। ठीक है, एक इंटरनल एग्जाम और होगा, उसके बाद आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल कभी भी ले दिया इंटरनल एग्जाम है वो कभी भी ले लिया जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखें। इसलिए इसके ध्यान में रखकर ही तैयारी करें और अच्छे से लिखिएगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा। चलिए, एम एन राय है वो उग्र मानवतावाद है। ठीक है, उग्र मानवतावाद आप लोग को पढ़ाएंगे। एम एन रॉय क्या बोलते हैं? नव मानववाद मनुष्य की प्रभुसत्ता की घोषणा करता है। जो नव मानववाद है वो मनुष्य की प्रभुसत्ता की घोषणा करता है और बताता है कि विवेकपूर्ण तथा नैतिक समाज संभव है। और बताता है कि जो विवेकपूर्ण तथा नैतिक समाज है वो संभव है, क्योंकि मानव अपनी प्रकृति से विवेकपूर्ण तथा नैतिक है। बोलते हैं, कौन बोलते हैं? एम एन रॉय बोलते हैं कि मानव अपने प्रकृति से विवेकपूर्ण है, उनके पास बुद्धि है, विवेक है, नैतिक विचार है और नव मानववाद सर्वव्यापी है। ठीक है, इनका किनका कथन है? तो एम एन रॉय का कथन है। चलिए उसके बाद बताते हैं आप लोग क्या इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एम एन रॉय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगर बात करें प्रिय स्टूडेंट, तो जो भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एम एन रॉय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? उन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानवतावाद का आदर्श प्रस्तुत किया। क्या? तो हमारे समक्ष मौलिक मानवतावाद का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जा सकता है। और जिसे बात करें तो राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जा सकता है। एम एन रॉय ने भौतिकवाद को नवीन व्याख्या करते हुए उसे एक नैतिक पुष्ट प्रदान किया। बात करें तो एम एन रॉय ने भौतिकवाद की नवीन व्याख्या करते हुए उसे एक नैतिक पुष्ट प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का जयघोष करके उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया। बात करें तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, समानता होता है, उसका जयघोष करके, उसे उजागर करके व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया। क्या? व्यक्ति की जो गरिमा होती है, जो उनका व्यक्ति की गरिमा, उसको आगे बढ़ाने का काम किया।
एम एन राय ने दल विहीन लोकतंत्र है उस सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। ठीक है, जो व्यवहारिक ना होते हुए भी आकर्षण आदर्श आवश्यक है। ठीक है, व्यवहारिक ना होते हुए भी आकर्षण आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने का आग्रह किया और बोले कि उस समाज में जो नैतिक मूल्य है, जो अच्छे विचार है, उनको पुनः प्रतिष्ठित यानी पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और साम्यवाद को तानाशाही प्रवृत्ति से बचाने का प्रयत्न किया। और जो साम्यवाद है उसको तानाशाही प्रवृत्ति से बचाने का प्रयास किया। किंतु इन सब के साथ रॉय ने स्वभाव और चिंतन में एक हठ धार्मिकता और दुर्ग्रह तथा अपने इस दुर्ग्रह के कारण उन्होंने गांधी जी के धर्म ईश्वर राष्ट्रवाद और आपका गहराई से समझे बिना ही इनके प्रति तीव्र आलोचना का मार्ग अपना लिया। एम एन रॉय थे, उन्होंने बिना गांधी जी को समझे सुने, अब मान लिए किसी के बारे में हमको आलोचना करना तो उसके बारे में कुछ सुनेंगे समझेंगे तभी तो आलोचना कर, लेकिन ये जो एम एन रॉय थे इन्होंने बिना समझे सुने उनके बारे में कटु आलोचना कर दिए। कटु आलोचना करने के बाद उनका गहराई पूर्वक एकदम जितना हो सके उतना बुराई बातें उनके बारे में बोला गया। अब देखते हैं राय के विचारों का विकास। अगर पूछेगा कि एम एन राय के विचारों का विकास का वर्णन करें तो आपको लिखना होगा, अनेक चिंतकों की विचारधारा में आयु के साथ साथ परिवर्तन आते हुए देखे होंगे। बात करें जितने भी विचारक हुए हैं तो उनके आयु के साथ साथ उसके आयु जिस तरह बढ़ता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हुए देखे होंगे। लेकिन एम एन रॉय की विचारधारा में जिस प्रकार के परिवर्तन आए वैसे परिवर्तनों का उदाहरण किसी अन्य चिंतक में नहीं मिलता। जिस तरह का एम एन रॉय की विचारधारा में जिस प्रकार की परिवर्तन आया उस तरह की परिवर्तन किसी अन्य चिंतकों में नहीं मिला। ठीक है, अन्य चिंतकों किसी का बात करें तो उस तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जैसे आप खुद देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है। तो उसी तरह एम एन रॉय थे, एक ऐसे विचारक थे जिसके परिवर्तनों का उदाहरण किसी चिंतकों से नहीं मिलता है। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद से मार्क्सवाद। सबसे पहले उग्र राष्ट्रवाद से मार्क्सवाद से लोकतंत्र और अंत में मानवतावाद की यात्रा वस्तुतः बिजोड़ है। बात करें कब, उग्र राष्ट्रवाद से मार्क्सवाद से लोकतंत्र और अंत में मानवतावाद की यात्रा वस्तुतः बिजोड़ है। ठीक है, बिजोड़ है। वस्तुतः राय के विचार कभी स्थिर नहीं रहे और वस्तुतः राय के विचार कभी स्थिर नहीं रहे, कभी शांत नहीं रहे, उनमें भारी परिवर्तन आते रहे। जैसे किसी व्यक्ति का विचार होता है उसके विचार में स्थिरता आ जाती है, वो शांत हो जाते हैं, लेकिन इनके विचार में स्थिरता आई ही नहीं, परिवर्तन होते रहा, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहा कि उस समय के अकॉर्डिंग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके अनुसार वो परिवर्तन होते रहा। राय के विचार इस विकास को डॉक्टर एल पी सिन्हा ने निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है, इनके विचार को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला, रोमांटिक क्रांतिकारी 1912 से लेकर 1916, रूढ़िवादी मार्क्सवादी तो 1917 से 1930, आरूढ़िवादी मार्क्सवादी तो 1930 से 1936, मौलिक लोकतंत्र और संक्रमण मौलिक लोकतांत्रिकवादी तो 1937 से लेकर 1939, मौलिक मानवतावादी 1947 से 1954। ठीक है, राय की विचारधारा के इन विभिन्न चरणों में कोई संगति या कोई नियंत्रण नहीं है। अगर बात करें राय की विचारधारा में इन विभिन्न चरणों में कोई संगति या कोई नियंत्रण नहीं है, बोलता है कि कोई संगति है ही नहीं, कोई नियंत्रण है ही नहीं, ना ही चिंतन के इन विभिन्न धाराओं में कोई स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है। बात करें जो हमको 5 प्रकार के बताया उसमें किसी प्रकार का स्वाभाविक विकास का प्रक्रिया दिखाई देता ही नहीं है। या कहा जा सकता है कि चिंतन इन 3 प्रमुख चरण क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद और मानवतावाद में पाए जाने वाला सामान्य तत्व स्वतंत्रता, किंतु इनका चिंतन इन तीनों प्रमुख चरणों में स्वतंत्रता के अलग अलग रूपों में संबंध रहा है। बात करें तो अलग अलग रूपों में इसका संबंध रहा है। प्रथम चरण में वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में राष्ट्र की जो स्वतंत्रता के पक्षधर थे,
द्वितीय चरण में वे वर्ग की स्वतंत्रता के लिए चिंतित थे। दूसरे चरण में वर्ग की स्वतंत्रता के लिए चिंतित थे। तृतीय और अंतिम चरण में उनका ध्यान संपूर्ण रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित था। प्रथम चरण में आपका राष्ट्र की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित था। द्वितीय चरण में आपकी वर्ग की स्वतंत्रता पर ध्यान चिंतित था। और तीसरे और अंतिम चरण में उनका ध्यान संपूर्ण समाज के व्यक्ति के स्वतंत्रता पर केंद्रित है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बता सकते हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि एम एन रॉय के मौलिक मानवतावाद का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपको यहाँ से लिखना होगा। जो हम अभी बताएं उसका ब्रीफ में बताएं, उनका जीवन परिचय क्या था, नहीं था, क्या बताना चाह रहे उसको लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो एम एन राय के मौलिक मानवतावाद का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा रहेगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, प्ले स्टोर अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, ताकि वो भी इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। और खास करके जो बिना भावे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उन लोग के लिए एक इंटरनल एग्जाम बचा हुआ है। उन लोग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे कॉपी बहुत ही हार्ड तरीके से चेक किया जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखकर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आप लोग को एम एन रॉय के मौलिक मानवतावाद, तो भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में राय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बात करें तो भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में राय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने राजनीतिक चिंतन को नवीन मानववाद का सिद्धांत दिया। कौन दिया? तो एम एन रॉय ने राजनीतिक चिंतन को नवीन मानववाद का सिद्धांत दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानववाद का विचार राजनीतिक चिंतन को उनकी देन है। हम अगर दूसरे शब्द में कह सकते हैं तो मानववाद का विचार राजनीतिक चिंतन को उनकी ही देन है। उन्होंने अपने मानववाद को मौलिक मानववाद, नवीन मानववाद या वैज्ञानिक मानववाद के नाम से पुकारा है। बात करें प्रिय स्टूडेंट तो हम एम एन राय ने जो मौलिक मानववाद उसको कई नामों से पुकारा, जैसे मौलिक मानववाद आपका देख सकते हैं, मौलिक मानववाद, नवीन मानववाद या वैज्ञानिक मानववाद के नाम से पुकारा है। उन्होंने अपनी पुस्तक न्यू ह्यूमनिज्म में मानववाद के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। कौन सी? अपनी पुस्तक जो उनका है न्यू ह्यूमनिज्म में उनको मानववाद के विभिन्न पहलुओं को विस्तार पूर्वक वर्णन किया प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानववाद का प्रतिपादन एम एन रॉय के पूर्व भी कुछ भारतीय और पश्चिमी विचारकों द्वारा किया जा चुका है। बात करें तो एम एन रॉय के पहले भी कुछ ऐसे विचारक हैं जो पश्चिम के विचारकों द्वारा भी इनका प्रतिपादन किया जा चुका है। लेकिन जो मानववाद का प्रतिपादन एम एन रॉय के पूर्व भी कुछ भारतीय और पश्चिमी विचारकों द्वारा किया जा चुका है। इनसे पहले भी किया जा चुका है। लेकिन इनमें से प्रोटोगोरस, ठीक है, प्रोटोगोरस इत्यादि भारत के आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष आदि प्रमुख है। इन सब का नाम प्रमुख, आप ज़्यादा नहीं एक दो भी लिखिएगा तो आपको चलेगा। एम एन रॉय ने अपने मानववाद को पूर्ववर्ती अथवा समकालीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित मानववाद से भिन्न बताते हैं। बात करें तो एम एन रॉय ने अपने मानववाद को पूर्ववर्ती यानी पहले की जो समकालीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित मानववाद से भिन्न बताते हैं। जो पहले के विचारक थे, जो पहले अपने विचार दिए थे, उससे भिन्न बताते हैं, यानी अलग बताते हैं। उनका मानववाद उनसे अलग है। अन्य विचारकों ने जिस मानववाद का प्रतिपादन किया उनमें से मानव को किसी न किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अधीन रखने की इच्छा और धारण से बचा नहीं पाए। एम एन रॉय क्या बोलते हैं कि उनके जब जिसके उनके पहले कुछ भारतीय विचारक और पश्चिम के विचारक ने मानववाद का कल्पना किया, लेकिन वे अति मानवीय सत्ता के अधीन रखने की इच्छा और धारण से बचा नहीं पाए। उन्हें जो अति प्राकृतिक है ईश्वर को कहीं ना कहीं उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे अपने मानववाद में मानव को केंद्रीय स्थान दे पाए और उन्हें अपने मानव को केंद्रीय स्थान दे पाए। एम एन रॉय ने इस प्रकार किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, जिस प्रकार पश्चिम के विचारक और भारत के पूर्व विचारक ने कहीं ना कहीं आपको ईश्वर को भी महत्व देते। लेकिन जो एम एन रॉय है वो ईश्वर को महत्व नहीं देते हैं, अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते ही नहीं है, मानने के लिए तैयार ही नहीं
होते हैं। एम एन राय के मानवतावाद के केंद्र बिंदु संपूर्ण रूप से मानव ही है। और क्या बोलते हैं कि जो मानववाद के केंद्र बिंदु है उस संपूर्ण रूप से मानव ही है, और इसी दृष्टि से इसे नवीन या मौलिक मानवतावाद की संज्ञा दी जाती है। यहाँ एक शब्द में बोले तो एक शब्द में ये हो सकता है कि एम एन रॉय यह कहना चाहते हैं कि वह किसी प्रकार पे किसी भी किस तरह से ईश्वर पे आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। ईश्वर अपना मालिक स्वयं है। उनका बुद्धि अब उनका जो समस्त बुद्धि है वो मानव पर ही उनका संपूर्ण रूप मानव ही है, ठीक है। और उनका केंद्र बिंदु अगर बात करें तो केंद्र बिंदु जो उसका होता है वो मानव ही है। उनका विवेक है, उनका विवेक द्वारा ही काम किया जा सकता है। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। एम एन राय के इस मौलिक मानवतावाद के प्रमुख तत्वों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जाता है। इतना लिखने के बाद आपको इसका आप लोग को पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज भी आप लोग को डील करके बता रहे ताकि आप लोग को किसी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रिय स्टूडेंट, अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। प्रिय स्टूडेंट, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, ठीक है। पहला पॉइंट है मनुष्य अपने जाति का मूल्य तथा प्रत्येक वस्तु का आधार है। बात करें तो मनुष्य मानव जाति का मूल्य है। क्या? मनुष्य मानव जाति का मूल्य और प्रत्येक वस्तु का आधार है। आपको पॉइंट याद करना होगा और पॉइंट को आप समझिए, ठीक है, रटना नहीं। आप पॉइंट को समझिए तो आप डील खुद कर लीजिएगा। नवीन मानववाद की प्रेरणा का स्रोत मनुष्य। अगर नवीन मानववाद की प्रेरणा का स्रोत की बात करें तो कौन है? तो मनुष्य स्वयं है। इस मनुष्य को एम एन रॉय ने भागवाद के हाथों में समर्पित करने की अपेक्षा उसे पुरुषार्थ हाथों को समर्पित किया है। उन्होंने बोलते हैं कि भाग के आश्रय हम कैसे बैठ सकते हैं, भाग के आश्रय हम नहीं बैठ सकते हैं। उसे अपने आप में सशक्त होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके हाथों समर्पित किया जाना चाहिए। ईश्वर के सत्ता के प्रति अत्यधिक विश्वास के कारण मनुष्य को पुरुषार्थ से दूर हो जाता है। बोलते हैं एम एन रॉय या बोलते हैं कि ईश्वर के सत्ता के प्रति अत्यधिक विश्वास, यानी ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा हो जाती है आपको कि आप अपने आप में विश्वास करना छोड़ देते हैं और पुरुषार्थ से आप काफ़ी दूर चले जाते हैं। एम एन रॉय ने मनुष्य को इससे मुक्त करके वास्तविकता के ओर मोड़ दिया। और जो एम एन रॉय थे वो इसे मुक्त करके वास्तविकता के ओर मोड़ दिया। बोले कि आप क्या हैं, अपने वास्तविकता को पहचाने। एम एन रॉय ने केवल मनुष्य को ऐसे ही वस्तुओं से संबंध किया जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को प्रभावित करती है। क्या? एम एन रॉय थे वो मनुष्य के ऐसे ही वस्तुओं से संबंध स्थापित किया जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को प्रभावित करता हो, जैसे ब्रह्मांड, दैवीय इच्छा, भाग्य जैसे प्रसंग नवीन मानववाद की भूमिका से अपरिचित ही रहे हैं। ठीक है, इस सब से अपरिचित ही रहे, आप इसके बहकावे में नहीं जाएं। ठीक है, इसके साथ ही एम एन रॉय की नैतिकता को मानव के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं कि इनके नैतिकता के साथ मानव के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि नैतिकता के अभाव में मनुष्य का कल्पना असंभव है। बोलते हैं नैतिकता के अभाव में मनुष्य की कल्पना असंभव। यहाँ पे अगर सरल शब्द में बात करें तो एक लाइन में इस पॉइंट का मतलब ये होता है प्रिय स्टूडेंट कि आप किसी ईश्वर के आश्रय आप नहीं बैठ सकते हैं कि मुझे उसके द्वारा सहायता प्रदान के। आप मनुष्य का जो होता है वो विवेक पर ही आश्रित होता है। मनुष्य एक विवेकपूर्ण प्राणी है। ठीक है, उनकी बुद्धि काफ़ी अधिक होती है और वे ईश्वर के आश्रय ना बैठे। ठीक है, जो पहला मनुष्य मानव जाति का मूल्य तत्व प्रत्येक वस्तु का आधार है। ठीक है, इसलिए उसका नवीन मानववाद का प्रेरणा का स्रोत मनुष्य ही है। ठीक है, और वो पुरुषार्थ के आश्रित नहीं बैठ सकता है, उसे अपने पुरुषार्थ के भाग के आश्रय कैसे बैठेगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है
धर्मनिरपेक्षता के भावना से अनुप्रेरित। एम एन राय के नवीन मानववाद बात करें तो एम एन राय के नवीन मानववाद भौतिक सीमाओं में रहने के बाद भी नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं की अपेक्षा नहीं करते। नैतिक मान्यताओं को वे किसी भी रूप में धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों से संबंध नहीं रखते। बात करें तो एम एन रॉय ने नैतिक मान्यताओं को वे किसी भी रूप में धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों से संबंध नहीं रखते। वो धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों से संबंध नहीं रखते। एम एन रॉय ने परंपरागत अंधविश्वासों को जंजीरों को तोड़कर जिस नए युग का परिचय दिया उसमें से धर्म की परंपरागत स्वरूप का कोई स्थान नहीं है। आपने उस परंपरा जो अंधविश्वास था उन जंजीरों को तोड़कर जिस युग का परिचय दिया उनमें धर्म की परंपरागत स्वरूप का कोई स्थान ही नहीं है। प्रिय स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय बुद्धि और विवेक में विश्वास। जो मानवीय होता जो मानव होते उनकी बुद्धि और विवेक में विश्वास करते हैं। एम एन राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उनकी बुद्धि है। क्या बोलते हैं तो मानव की जो प्रकृति और मौलिक और विशेष तत्व उसकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं और आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार बात करें तो एम एन राय है उनके बौद्धिक और किरणात्मक शक्ति को उत्कृष्टता में विश्वास व्यक्त किया है। उनके अनुसार बात करें तो जो एम एन राय हैं उनके अनुसार अध्यात्मवाद अंधविश्वास का प्रतीक है। ठीक है, जो अध्यात्मवाद है और आत्मविश्वास का प्रतीक है और विकास तभी संभव हो सकता है जब हम अंधविश्वास को परित्याग कर मानवीय बुद्धि को जागृत और परिष्कृत करेंगे। अंधविश्वास का परित्याग करना होगा और मानवीय बुद्धि जो मानव की बुद्धि उसे जागृत करना होगा और परिष्कृत करना होगा। उसके बाद ही विकास तब विज्ञान और बुद्धि की सहायता से रचनात्मक जो अच्छे कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। हमें एक स्पष्ट और बुद्धिवादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समुचित निराकरण कर सके और एक स्वतंत्र तथा उन्मुक्त वातावरण में मानवीय सभ्यता का विकास हो। जब तक मनुष्य अपने बुद्धि से नहीं सोचेगा तो वो अपना विकास कैसे कर पाएगा। अगर किसी दूसरे की बुद्धि से चल रहा है, विवेक से चल रहा है तो अपना विकास नहीं कर पाएगा। जो कहते हैं उसका विकास रुक जाएगा। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवतावाद के प्रेरक तत्व स्वतंत्रता। एम एन राय के मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता। देखिए, हर आदमी के जीवन के लिए स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम एन राय ने भी स्वतंत्रता के बारे में बतलाया है। एम एन राय ने मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है। क्या तो आत्म सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है तथा मौलिक मानववाद मनुष्य की स्वतंत्र अस्तित्व एवं प्रभुत्व के लिए न केवल जागरूक है बल्कि प्रयत्नशील भी है। उनका मानववाद मानव मात्र को स्वतंत्रता का संदेश दिया है। ठीक है, जो उनका मानववाद है वो बोलते हैं कि उनका मानव मात्र है वो स्वतंत्रता का संदेश देता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों और क्षमताओं को अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों को सहज समाप्ति। ठीक है, बोलते हैं कि व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं के अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों को सहज समाप्ति अतः स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर धर्म और जादू का परित्याग किया जाए। क्या बोलते हैं कि बौद्धिक दृष्टिकोण को अपनाकर धर्म और जादू का परित्याग किया जाए, उसे हटा दिया जाए, अंधविश्वास को दूर कर दिया जाए और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की संस्थाएं, परिवार, राज्य और कानून आदि को हमारी स्वतंत्रता और विकास के लिए अनुकूल बनाया जाए। क्या तो हमारी स्वतंत्रता और विकास के लिए अनुकूल बनाया जाए। स्वतंत्रता मौलिक मानववाद का मूल्य आधार है और एम एन रॉय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य को ऐसी कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो। और क्या एम एन रॉय ने यह भी बतलाया कि राज्य को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जाए। परंतु एम एन रॉय ने
एम एन राय ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता परंतु एम एन राय ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है प्रिय स्टूडेंट कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उन्होंने यह भी बतलाया कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम उसका गलत प्रयोग करें या सब कुछ करने के लिए हो, लेकिन यह बतलाया कि व्यक्ति सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उस पर विवेक का नियंत्रण है। क्या? उस पर विवेक का नियंत्रण। किसका विवेक का नियंत्रण है? जो उसे बुराई से रोकता है। क्या? उसे बुराई से। अगर आपके पास विवेक है तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते, आपके पास दिमाग है तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते, गलत के बारे में सोच ही नहीं सकते। विवेक ही व्यक्ति को सामाजिकता सिखाता है, विवेक ही व्यक्ति को सामाजिकता सिखाता है कि समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हर व्यक्ति किस तरह से बात विचार करना चाहिए। अब जिस लोग के साथ रहे, अगर उनके विचार अच्छे विचार के लोग हैं तो आप ऑटोमेटिकली कि आप अच्छे विचार से ही बात करेंगे। यह आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, व्यक्ति है वो विवेक द्वारा ही मार्गदर्शन प्राप्त करता है। व्यक्ति के जो विवेक द्वारा, उनकी विवेक बुद्धि द्वारा ही उसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुता का समर्थन। एम एन राय के चिंतन में मार्क्स का गहरा प्रभाव था। वे विचारों के संकीर्ण दायरे से मुक्त हो चुके थे। उन्हें राज्य की भौगोलिक सीमाओं को बांधने में सामर्थ्य नहीं थे। वे राष्ट्रवाद को वर्तमान संकीर्णताओं का मूल्य समझते थे। राज्य के नवीन मानवतावाद मनुष्य को राष्ट्रवाद को संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुता की शिक्षा देना चाहते थे। क्या? जो मानववाद है वो मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाएं थी उसे मुक्त करके विश्व बंधुता की शिक्षा देना चाहते थे। पहले ये बता रहे हैं कि उनकी संकीर्ण सीमाएं थी कि आप एक रूम में रहते थे, एक रूम के अंदर ही आपको शिक्षा दिया जाए, लेकिन एम एन राय ने इस बातों को हटाकर, इन संकीर्ण दायरा को हटाकर काफी विस्तृत कर दिया और इसे मुक्त करके शिक्षा देने की बात बोले कि नहीं, इस रूम में नहीं, इसे बाहर इस रूम से बाहर निकाला जाए और उसको शिक्षा वैसे दिया जाए, उस रूम से बाहर निकाल ताकि उनकी विवेक बुद्धि काम कर सके। उनका मानववाद राष्ट्रवाद की भौगोलिक सीमाओं और राष्ट्रीय राज्यों की मान्यताओं से मुक्त है। और उनका जो राष्ट्रवाद है उनके भौगोलिक सीमाओं और राष्ट्रीय राज्यों की मान्यताओं से मुक्त है। उनका मानववाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विचार पर टिका हुआ है। उनका मानववाद है अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विचार पर टिका हुआ है। एम एन राय मानववाद का ऐसी सीमाओं से मुक्त करके एम एन राय है वो ऐसी सीमाओं से मुक्त करके विश्व बंधुता के विचार को दृढ़ बनाने का समर्थन किए हैं। इस तरह ये आपका लेसन प्रिय स्टूडेंट समाप्त हो गया। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर लाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।